हेलो 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 हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू PW IT जैम CSIR नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्षितिज बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT जैम बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सिलेबस को आप लोगों के साथ डिलीवर कर दिया है। ये लीनियर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर है, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डायग्नोसाबिलिटी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन है। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो पढ़ाने वाला हूं वो यही है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और उसकी कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज, और डायग्नोसाबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन और उसकी कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आप लोगों के साथ आज के कंसेप्ट के ऊपर डिलीवर कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो लीनियर अलजेब्रा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोगों के साथ काफ़ी सारे लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के टॉपिक, और जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि टॉपिक टू बी कवर्ड की स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हम यहाँ पर ये लीनियर अलजेब्रा का कोर्स पढ़ रहे हैं, ये कौन कौन से एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लीनियर अलजेब्रा ऑल्सो यूजफुल फॉर, ये जो हमारा कोर्स है, जो हम यहाँ पर PW IIT जैम, IIT जैम एंड CSIR नेट के इस चैनल पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा की ये कोर्स, जो स्पेसिफिकली जैम के लिए, जैम 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए ये हमारा जो है CC है, क्रैश कोर्स यहाँ पर ये अवेलेबल है। अब ये क्रैश कोर्स है लेकिन कंटेंट आप लोगों को उस लेवल का मिल रहा है। अगर आप लोग लीनियर अलजेब्रा में जीरो भी हैं, अगर आप लोग शून्य पे भी खड़े हैं, तो आप लोग हमारे साथ साथ जैसे जैसे लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं, आप लोग हमारे साथ शिखर की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स है, ये इन स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, चाहे वो CSIR नेट का स्टूडेंट हो, चाहे वो IIT जैम का स्टूडेंट हो, चाहे वो DUET PG का स्टूडेंट हो, चाहे वो CUET PG का स्टूडेंट हो, या गेट MA का स्टूडेंट क्यों ना हो। आप सभी को लीनियर अलजेब्रा का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है यहाँ पर क्रैश कोर्स की फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स में से यहाँ पर लिखने वाले हैं इन सभी एग्जाम्स को, वो इस कोर्स को यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं। चलिए जी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को लेकर आज की क्लास को हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सा टॉपिक है हमारा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, दैट इज द आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड द आइगन वेक्टर ज़्यादातर ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स का निकलता है। मैट्रिक्स को हम लोग A-λI का फॉर्म में लिखते हैं, उसको डिटर्मिनेंट लिखते हैं, उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये पढ़ा है कि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर कि अगर T मेरे पास कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, Mn से लेकर Rm से लेकर Rm तक, तो जो इसकी मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी वो मेरे पास किस ऑर्डर की बनेगी, M क्रॉस N ऑर्डर की मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स मिल रही होगी। मैट्रिक्स को हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम मैट्रिक्स में आ चुके हैं तो मैट्रिक्स की हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाइड करवाएंगे। हम लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ लिया है। आइए अब हम आगे की और डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें पता है हम लोग मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लिखूँ या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखूँ, बात एक ही है। आओ जरा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि T कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन द वेक्टर स्पेस V ओवर F। अब लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है कि उसका डोमेन स्पेस और रेंज स्पेस दोनों ही सेम हो। तो यहाँ पर देख सकते हो T V टू V मेरे पास एक लीनियर ऑपरेटर यहाँ पर है, जिसको हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर V बिलोंग्स टू कैपिटल V। मेरे पास एक और नॉन जीरो वेक्टर होगा V बिलोंग्स टू कैपिटल V, सच दैट अगर मैं उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करूँ T ऑफ V, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम अगर वो V हो जाता है, लैम्डा टाइम्स V हो जाता है, तो लैम्डा यहाँ पर क्या कहला रहा होगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा। लैम्डा यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर आइगन वैल्यू कहलाएगा, और V आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देन V इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर, देन
v is called the eigenvector and lambda is called an eigenvalue of linear transformation t। वो linear transformation t की आइगन वैल्यू कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आइगन वेक्टर्स को और किन किन नेम से जान सकते हैं। हम आइगन वेक्टर को हम लोग करेक्टरिस्टिक वेक्टर के नेम से भी जान सकते हैं। इसको आप कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक वेक्टर, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये आइगन वेक्टर के बारे में ही बात बोल रहे हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, प्रॉपर वेक्टर। तीसरा नेम क्या है, लेटेंट वेक्टर। और चौथा नेम क्या है हमारे पास, फोर्थ नेम है हमारे पास यहाँ पर स्पेक्ट्रल वेक्टर। ये हमारे पास इसका चौथा नेम है। ठीक है, ये चार नेम होते हैं हमारे पास किसके, वेक्टर, आइगन वेक्टर के। आइगन वेक्टर को हम लोग करेक्टरिस्टिक वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, लेटेंट वेक्टर और स्पेक्ट्रल वेक्टर के नेम से जानते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर आइगन वैल्यू को भी सेम इन्हीं नेम से यहाँ पर पहचानते हैं। ये नेम कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये नेम है हमारे पास, इसी को हम लोग करेक्टरिस्टिक वैल्यू, आइगन वैल्यू को हम लोग करेक्टरिस्टिक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू, लेटेंट वैल्यू, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वो लेटेंट वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, लेटेंट वैल्यू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारे पास इसको हम लोग स्पेक्ट्रल वैल्यू के नेम से भी जानते हैं। क्या, किस नेम से जानते हैं हम इसको, स्पेक्ट्रल वैल्यू के नेम से भी जानते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। सिर्फ बस इतना आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि टीम हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, v ओवर f से लेकर वेक्टर स्पेस v ओवर f से लेकर v ओवर f तक हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है। हमें जानते हैं, हम इसका मीनिंग क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। यस सर, हम जानते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर किस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर स्पेस वेक्टर है, कहाँ से, वेक्टर स्पेस v ओवर f से। अगर मैंने उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करी, वो मेरे पास कुछ लैम्डा टाइम्स मल्टीपल ऑफ v आ जाता है, तो लैम्डा यहाँ के लिए क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा हमारे पास आइगन वैल्यू बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइगन वेक्टर बन जाएगा। इतनी बात हम अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। अब इसके ऊपर बेस में आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन कर लेना चाहता हूँ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है मेरे बड़े भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कि टी मेरे पास एक आर स्क्वायर ओवर आर से लेकर आर स्क्वायर ओवर आर तक क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, जो डिफाइन कैसे हो रहा है आप लोगों के पास, टी ऑफ x1 कॉमा x2 विच इज इक्वल टू द x1 प्लस x2 कॉमा x1 प्लस x2, और यहाँ से क्या हो जाएगा x2 प्लस x1। बात एक ही है, वो तो उन्होंने प्लस करके यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने यहाँ पर 1 कॉमा -1 लिया है और एक मैंने यहाँ पर 1 1 लिया है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ पर टी ऑफ 1 कॉमा -1 लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, 1 -1 ये पॉइंट आएगा विच इज 0 कॉमा 0 वाला पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। या इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग तो 0 है। अच्छा, मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ, 0 इंटू 1 कॉमा -1 ऐसा करके लिख सकता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 1 कॉमा -1 विच इज इक्वल टू द 0 1 कॉमा -1 है। तो 0 इसके लिए अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। यहाँ पर इसके लिए क्या काम कर रहा है, आइगन वैल्यू का काम कर रहा है, और ये इसके लिए क्या काम करेगा, हमारे पास यहाँ पर आइगन वेक्टर का काम करेगा। ध्यान से समझ लिया आप लोगों ने, आइगन वेक्टर का काम करेगा। सिमिलरली अगर मैं आप लोगों के साथ टी ऑफ 1 कॉमा 1 यहाँ पर अप्लाई करूँ तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 कॉमा 2 की वैल्यू होगी, 2 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास 1 कॉमा 1 रह जाएगा। तो सिमिलरली मेरे पास अब यहाँ पर क्या बना, सर इसके लिए 2 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आइगन वैल्यू का, और ये इसके लिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है, आइगन वेक्टर का। बस इतनी बात हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। नेक्स्ट इज द आइगन स्पेस। अब बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये हमारे पास, आइगन स्पेस। आइए चलो अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अरे कहाँ से घूम गए, चलो ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को जो मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अगर टी कोई भी एक मेरे पास लीनियर ऑपरेटर है, इज अ लीनियर ऑपरेटर एंड इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वी ओवर एफ, नो प्रॉब्लम, ये हमें पता ही है। देन ईच रियल नंबर लैम्डा set of all vectors which is v belongs to capital V over f such that मेरे पास वो मैपिंग सेटिस्फाइड हो जाए इस टाइप की, t of v which is equal to the lambda v इन सभी वेक्टर्स के लिए, इन सभी वेक्टर्स का सेट। ध्यान से समझो,
इन सभी वेक्टर्स का सेट जो इस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाइड करवाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर सॉरी आइगन स्पेस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइगन स्पेस बोलते हैं। वेयर टी इज एसोसिएटेड विद द लैम्डा वैल्यू, आइगन वैल्यू लैम्डा एंड इट इज डिनोटेड बाय वी ऑफ लैम्डा। इसको हम यहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वी ऑफ लैम्डा। वी ऑफ लैम्डा में वो सभी वेक्टर्स आते हैं कहाँ से, वेक्टर स्पेस ओवर द वी ओवर एफ से, सच दैट जिन पे मैपिंग लगने के बाद वो मेरे पास उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के तौर पर जो मैपिंग हम लिख रहे थे, वो मैपिंग अगर हमें यहाँ पर मिल जाती है तो हमें हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम यहाँ पर बन जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास एक ये सेट है। अब ये सेट है तो इसको हमने समझना है क्या ये सेट मेरे पास एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। अच्छा एक बात बताओ एक मिनट के लिए, अगर मैंने कोई भी जीरो वेक्टर है कहाँ से बिलोंग करवाया, वी लैम्डा से, इसका मतलब है टी ऑफ जीरो करूंगा तो मुझे यहाँ पर जीरो मिलेगा, टी ऑफ जीरो करूंगा तो मुझे यहाँ पर जीरो मिलेगा। यस सर। अच्छा टी ऑफ जीरो करने पर जीरो मिलता है, जीरो को लिख सकता हूँ मैं जीरो इंटू वी टाइप का टर्म जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, या लैम्डा इंटू, इसको लैम्डा ले लेते हैं यहाँ पर, ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को, दैट इज लैम्डा इंटू जीरो, बात एक ही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक और आइगन वैल्यू मिल गई लैम्डा, जो मुझे इस जीरो वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मिल रही है। इसका मतलब ये जो वी लैम्डा है, ये जो वी लैम्डा है, ये जीरो वेक्टर को भी कंसिस्ट करता है। अगर ये जीरो वेक्टर को भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन जीरो हो गया या नॉन एम्प्टी हो गया। यस सर। तो वी लैम्डा जो होगा वो हमारे पास कैसा सेट होगा सर, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब अगर ये भाई ये नॉन एम्प्टी सेट है और ये सेट है और ये स्पेस है, तो क्या मैं इसको सबस्पेस बता सकता हूँ वी ओवर एफ का, क्या मैं इसे सबस्पेस बता सकता हूँ वी ओवर एफ का। यस सर। चलो आओ, तो मेरे पास कुछ यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजुअल यहाँ पर हो रहा होगा, पहले से लिखा हुआ। क्या कह रहा है वो यहाँ पर कि टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी ओवर एफ इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, देन वी लैम्डा इज अ सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ, इज अ सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को सबस्पेस बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, हाँ या ना? यस सर। सर आपने ये बहुत अच्छे से सबस्पेस पढ़ा रखा है। सबस्पेस के लिए सर आपने 2.5 स्टेप बताया था, बहुत ही प्यारा स्टेप आपने बताया था। या सर हम इसको OST बोल देते हैं, वन स्टेप टेस्ट फॉर सबस्पेस, इसी को हम यहाँ पर जान लेते हैं। सर पहले 2.5 बताओ ये क्या चीज़ थी, हम भूल गई हैं। सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, जो जीरो वेक्टर है वो हमारे पास वी लैम्डा में होना चाहिए, और u प्लस वी टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए, वी लैम्डा में होना चाहिए, और AU टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए, वी लैम्डा में होना चाहिए। ये मेरा पहला स्टेप, ये मेरा दूसरा स्टेप, और ये मेरा आधा स्टेप जिसको मैंने 2.5 स्टेप बोला। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली सर हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, AU प्लस BV टाइप का एलिमेंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए, वी लैम्डा में होना चाहिए। हमें एक ही स्टेप की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पर एक ही स्टेप की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर है। ओके जी, नो प्रॉब्लम, हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे बोल रखा है टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन वी टू वी ओवर एफ, तो यहाँ से क्या हो गया, वी ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक जो है वो हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। और लैम्डा उसके लिए क्या काम कर रहा है, लैम्डा उसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। अब अगर भाई ये आइगन वैल्यू का काम कर रहा है तो इसका मतलब टी ऑफ वी करने पर मुझे यहाँ पर लैम्डा वी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो भाई। टी ऑफ वी करने पर मुझे यहाँ पर लैम्डा वी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस सर। अब अपने को यहाँ पर क्या लेना है, देखो वी लैम्डा के अंदर क्या सर, वो सभी वी आएंगे कहाँ से, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ से, सच दैट सर जिन पे आप मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास आइगन वैल्यू के टर्म मुझे यहाँ पर लेनी चाहिए। ये मेरे पास क्या आइगन स्पेस है, यस और नो? यस सर। इसकी डेफिनेशन क्या थी हमारे पास सर, इसको हम लोग यहाँ पर आइगन स्पेस का नेम दे रहे थे। अब भाई जैसे ही हम इसको यहाँ पर आइगन स्पेस का नेम देंगे, अपने को क्या क्या जानकारी यहाँ पर चाहिए, अपने को यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, ध्यान से समझो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर टी ऑफ AU प्लस BV यहाँ पर अप्लाई करा, तो वो क्या है, टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ AU यहाँ पर आ जाएगा, टी ऑफ BV यहाँ पर आ जाएगा। सर इसका मतलब A टी ऑफ U की टर्म आएगी, प्लस प्लस मेरे पास यहाँ पर B टी ऑफ V की टर्म आएगी। ओके जी। मेरे पास सर यहाँ पर क्या आ रहा है, टी ऑफ वी करूँगा तो लैम्डा वी आ रहा है। अच्छा टी ऑफ यू करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा यू हो जाएगा। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए लैम्डा यू प्लस बी लैम्डा वी। तो मैंने यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया,
तो ए यू प्लस बी वी टाइप का एलिमेंट मुझे फिर से मिल गया। मेरी ये मैपिंग सेटिस्फाइड हो गई है यहाँ पर कि सर हमने टी ऑफ ए यू प्लस बी वी करा था, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी करा, तो लैम्डा टाइम ए यू प्लस बी वी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब मेरे बड़े भाई मुझे यहाँ पर ए यू प्लस बी वी टाइप का जो एलिमेंट है वो कहाँ मिल रहा है, मुझे यहाँ पर वी लैम्डा में मिल रहा है। अब अगर भाई वो वी लैम्डा में मिल रहा है, इसका मतलब वी लैम्डा जो है उसके लिए सब स्पेस का काम कर रहा है, उसके लिए सब स्पेस का काम कर रहा है। अब अगर ये सब स्पेस का काम कर रहा है तो इसकी डायमेंशन भी कुछ ना कुछ होगी। तो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, अब इसके बारे में हम लोग आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको डिलीवर करने से पहले आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट अभी देने हैं, तो इसको आज ही के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर पेंडिंग छोड़ रहे हैं। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस के बारे में इसको हम आज ही के लेक्चर में आगे की ओर डिस्कस करें। ठीक है बड़े भाई, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। मैंने पहले थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए लिख रखा है ताकि टाइम जो है वो आप लोगों का ज़्यादा ना लगे, इस लेक्चर में आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट जो है वो यहाँ पर मिल जाए। बड़े डन, फिक्स कर दिया जाए। चल भाई आजा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर, अगर टी मेरे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V over F, then 0 is the characteristic value। ओफो, 0 is the characteristic value, कहने का मतलब क्या है, 0 is eigen value। क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, 0 is eigen value of t if and only if t is singular। ओफो, ओके, नॉट इन्वर्टेबल, नॉट, इसके साथ आप लोग यहाँ पर लिख लेना भाई, नॉट इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है यहाँ तक। तो टी इज सिंगुलर। अब इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अब इसको कैसे हम यहाँ पर समझेंगे। अब उन्होंने बोला कि जीरो उसका हमारे पास क्या है, एक आइगन वैल्यू इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर। ओके, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टी मेरे पास यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास वो जीरो मैप यहाँ पर कर रहा है। ओके, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इसके ऊपर टी ऑफ वी अप्लाई करा, वो तो कहाँ जाएगा, जीरो पर मैप करेगा, वो तो जीरो पर मैप करेगा। यस सर। ओके, इसका मतलब मैं टी ऑफ वी को यहाँ पर लिख सकता हूँ जीरो इंटू वी टाइप में। तो यहाँ से सर ये क्या ये कौन सा हुआ, अगर मैं इसको बाय डेफिनेशन देखूँ तो मेरे पास टी ऑफ वी बाय डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आइगन वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, टी ऑफ वी विच इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो भाई लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब अगर लैम्डा ही जीरो है तो इसका मतलब लैम्डा क्या था हमारे पास, यहाँ पर आइगन वैल्यू है। हमारे पास लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब जीरो क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक आइगन वैल्यू का काम कर, जीरो हमारे पास क्या काम कर रहा है, एक आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है। हाँ या ना, बोल भाई पक्का। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़े आगे, पक्का। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फिर से वही वाली टर्म आ गई है कि अगर T is a linear transformation, V to V is a linear operator, lambda is an eigenvalue of T if and only if T minus lambda I is singular and eigenspace of lambda is a kernel of T minus I, is the kernel of T minus I। इसके ऊपर अब हमने यहाँ पर इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर अब हमने देखो दिया क्या क्या हुआ, वो अब हम यहाँ पर इसको चमकाते हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक लीनियर ऑपरेटर दिया हुआ है जो v ओवर f से लेकर वेक्टर स्पेस, पूरा लिखो भाई, v ओवर f से लेकर v ओवर f तक अवेलेबल है। और लैम्डा उन्होंने क्या बोल रखा है, आइगन वैल्यू बोल रखा है, आइगन वैल्यू ऑफ t बोल रखा है। ठीक है जी। अच्छा, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ t है तो इसका मतलब टी ऑफ वी करने पर मुझे यहाँ पर लैम्डा वी का सिनेरियो मुझे यहाँ पर मिलेगा। हाँ या ना, टी ऑफ वी करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, लैम्डा वी की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर राइट साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा टी ऑफ वी माइनस लैम्डा ऑफ वी विच इज़ इक्वल टू जीरो। अच्छा, मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूँ, टी ऑफ वी और टी माइनस लैम्डा आई ऑफ v विच इज इक्वल टू
0, ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिला। क्यों सर? इसमें आपने आइडेंटिटी को डाला क्योंकि टी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो मैंने इसको मैट्रिक्स के टर्म में इसको लिखा। अब ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास अब यहाँ पर ये क्या हो गया है, ये जो कंडीशन, ये किसकी कंडीशन है? एक ऐसी मैपिंग जिसपे वी ऑपरेट करने पे मुझे 0 मिल रहा है। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, टी माइनस लैम्डा आई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा कि मेरे पास ये सिंगुलर मैपिंग यहाँ पर बन जाएगी, सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी अगर वो उसका आइगन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी इफ एंड ओनली इफ टी इज सिंगुलर। वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रूफ करा। अब अगर ये इफ एंड ओनली इफ का केस है तो भाई इसको ऐसे बैक चले जाओ, बात एक ही, बात एक ही है, ठीक है, ये सेम है। अब आते हैं हम यहाँ पर, अब हम आते हैं इसके ऊपर, इस पूरे कंसेप्ट को, कि ये मेरे पास एक आइगन स्पेस है, किसके लिए? लैम्डा, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा इज एन कर्नल ऑफ टी, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा मतलब वी लैम्डा, या मैं कर्नल ऑफ टी के ऊपर बात करूँ, ठीक है जी, कर्नल ऑफ टी में वो सभी वेक्टर आएंगे मेरे पास वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ से, जिन पे मैपिंग लगने के बाद मेरे पास वो 0 पे जाते हैं। लेकिन मैपिंग कौन सी है मेरे पास यहाँ पर? टी माइनस लैम्डा आई। इसको, इसका मतलब मैं यहाँ पर कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो मैं, मेरे पास क्या हो जाएगा, वी के अंदर वो सभी वेक्टर आएंगे वी ओवर एफ से, सच दैट टी माइनस लैम्डा आई ऑफ वी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर टी ऑफ वी माइनस लैम्डा ऑफ वी विच इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब टी ऑफ वी विच इज इक्वल टू द लैम्डा ऑफ वी की टर्म आएगी। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? इसका मतलब सर ये एक ऐसा सेट बन गया जिसके अंदर हमारे पास वो सभी वेक्टर्स आ रहे हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ से, सच दैट जिन पर टी ऑफ वी करने पर मुझे यहाँ पर लैम्डा ऑफ वी की टर्म मुझे यहाँ पर मिल रही है। इसका मतलब ये क्या सिनेरियो है? हाँ भाई, इसका मतलब ये क्या सिनेरियो है? अरे भाई बोलते क्यों नहीं, बोलो ना, बोलो ना। इसका मतलब सर ये हमारा वी लैम्डा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, कर्नल ऑफ टी माइनस लैम्डा आई, वो मेरे पास क्या हो गया? वी लैम्डा आ गया। वही तो मैंने यहाँ पर प्रूफ करना था, वही तो मैंने यहाँ पर इसको प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लेट ए बी अ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड f एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a, देन a माइनस लैम्डा इज सिंगुलर, देन a माइनस लैम्डा इज सिंगुलर। सेम वही हमें यहाँ पर पता, मैं इसको पिछले वाले से ही कनेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर t मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे पास यहाँ पर अगर वो Rn से लेकर Rn तक अगर कोई मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लाइक दिस, तो इसका मतलब हम इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ए की टर्म में, जो मेरे पास उसका ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर ए आई जे, मेरे पास उसका ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पर एन क्रॉस एन का मेरे पास उसका ऑर्डर आएगा, है ना? यस और नो, यस और नो? यस सर। हम सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को और मैट्रिक्स को एक ही साथ हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। पिछले वाला एग्जांपल हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे लिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसका आइगन वैल्यू तो वो सिंगुलर होगा। सेम यहाँ पर उन्होंने यही वाली बात बोली कि अगर लैम्डा उसकी आइगन वैल्यू है तो ए माइनस लैम्डा इज सिंगुलर है, सेम एज अबव। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पर कंप्लीट आउट कर लेना, है ना? इसको आप लोग सेम एज अबव जो हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा उसी के जैसा है। क्लियर है? आसान है ना? नेक्स्ट जरा आप नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि टी बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। अच्छा चलो ध्यान से समझते हैं एक मिनट के लिए। टी मुझे यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ से लेकर वी ओवर एफ तक मेरे पास क्या एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब उन्होंने ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और इसको क्या बोल रखा है मुझे यहाँ पर, ये लीनियर ऑपरेटर बोल रखा है, और आगे बोल रखा है कि फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। ओके, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। अब अगर भाई लैम्डा उसके लिए क्या काम कर रहा है, आइगन वैल्यू का काम कर रहा है, तो इसका मतलब टी ऑफ वी मैंने यहाँ पर करूंगा तो मुझे लैम्डा ऑफ वी मुझे मिलेगा, हाँ या ना? टी ऑफ वी अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो मुझे लैम्डा ऑफ वी मुझे यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब अगर लैम्डा उसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है तो बाय लास्ट रिजल्ट, हम लोगों ने अभी एक रिजल्ट यहाँ पर पढ़ा था, लास्ट रिजल्ट, है ना? वो कौन सा रिजल्ट था हमारे पास कि अगर लैम्डा उसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है
तो टी माइनस लैम्डा आई क्या होगा हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर होगा, टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर होगा, तो यहाँ से ये इंप्लाई हो गया। क्लियर है। अब अगर टी माइनस लैम्डा आई सिंगुलर है तो इसका मतलब टी माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है और टी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है वो जीरो होगा, हाँ या ना। अब अगर टी माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो इसका मतलब मेरे पास लैम्डा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा। मैंने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया। कुछ इसमें नई बात थी क्या? नई बात कुछ भी नहीं थी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का? ओके, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम यहाँ पर और आगे। अब नेक्स्ट पेज पे उन्होंने क्या बोल रखा है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब ए मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर गिवन है, देन देयर एग्जिस्ट अ मोर देन वन आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ओके, अब अगर उन्होंने मुझे बोल रखा है कि वो आइगन वैल्यू है किसकी, ए के लिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ए यू करूंगा तो मुझे लैम्डा यू टाइप में वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि के कोई भी मेरे पास यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, स्केलर नंबर होते ही मुझे वो क्या मिल जाएगा, ए के यू की टर्म मुझे मिलेगी, इसका मतलब लैम्डा के यू टर्म आ जाएगा, इसका मतलब के बाहर आ जाएगा, लैम्डा यू की टर्म मिलेगा। अब वो क्या हो गया, उसका मल्टीपल ही तो हो गया, मोर देन वन आइगन वैल्यू, मोर देन वन आइगन वेक्टर मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, हाँ या ना। क्लियर है टर्म यहाँ तक? चलो जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, एक बार और क्या क्या लिखा हुआ वो भी हम जान लेते हैं। इफ u इज एन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर ऑफ a, देन देयर एग्जिस्ट अ वन एंड ओनली वन आइगन वैल्यू लैम्डा कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर। एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक आइगन वेक्टर के लिए एक ही आइगन वैल्यू यहां पर होगा। सेकंड रिजल्ट का ये मीनिंग है, सेकंड रिजल्ट का ये मीनिंग है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब उन्होंने क्या बोला हुआ है कि u इज एन आइगन वेक्टर। ओके, इसका मतलब t ऑफ u करूंगा तो मुझे यहाँ पर लैम्डा u मिलेगा, t ऑफ u करूंगा तो मुझे यहाँ पर लैम्डा u मिलेगा। यहाँ पर क्या हो गया है, वन आइगन वैल्यू है, लैम्डा क्या आ गया है मेरे पास यहाँ पर, आइगन वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल गई, किसकी है, आइगन वैल्यू ऑफ u है। क्लियर है टर्म यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर लैम्डा डैश भी है, इज अनदर आइगन वैल्यू ऑफ u, वो u के लिए एक और आइगन वैल्यू है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर t ऑफ u करूंगा तो मुझे वो लैम्डा डैश u मुझे यहाँ पर मिलेगा, लैम्डा डैश u मुझे यहाँ पर मिलेगा, विच इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास यहाँ पर लैम्डा u विच इज इक्वल टू लैम्डा डैश u मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब लैम्डा u माइनस लैम्डा डैश u विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा डैश अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऑफ u विच इज इक्वल टू 0, ऑफ u विच इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर, u इज एन आइगन वेक्टर। अब अगर वो आइगन वेक्टर है तो कंफर्म है वो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश ही मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश का सिनेरियो मुझे यहाँ पर मिलेगा। जो मैंने दो अलग अलग लैम्डा आइगन वैल्यूज लिए थे लैम्डा, तो मेरे पास वो क्या आ गया, इक्वल आ गए हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर के लिए एक ही आइगन वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलेगी, लेकिन एक आइगन वैल्यू के लिए बहुत सारे आइगन वेक्टर मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी क्लेम किया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इफ t इज एन इन्वर्टेबल ऑपरेटर एंड लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t, देन लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t इनवर्स, देन लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ t इनवर्स। अरे बहुत आसान है ये तो। ओके, सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो उसका आइगन वैल्यू है और वो इन्वर्टेबल है। इसका मतलब अगर वो t हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई मेरे, इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वर्टेबल है तो t हमारे पास क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और इसका मतलब t इनवर्स जो है वो हमारा यहाँ पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। t इनवर्स जो है वो हमारा क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसका मतलब टी लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब टी ऑफ यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा ऑफ यू की टर्म मुझे यहाँ पर मिल रही होगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके जी। अब अगर मैं इन दोनों के ऊपर टी इनवर्स अप्लाई कर दूं, टी इनवर्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू द यू विच इज इक्वल टू द टी इनवर्स ऑफ लैम्डा यू की टर्म हमें यहाँ पर मिल रही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बड़े ओके जी। इसका मतलब ये तो मेरे पास ये आ गया, ये
टी इनवर्स, इनवर्स भी क्या होता है हमारे पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी इनवर्स ऑफ वी की टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। अप्लाई बोथ साइड ऑन द लैम्डा इनवर्स, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इनवर्स ऑफ वी विच इज इक्वल टू द लैम्डा इनवर्स ऑफ लैम्डा विच इज इक्वल टू द टी इनवर्स ऑफ वी की टर्म, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टी इनवर्स ऑफ वी विच इज इक्वल टू द लैम्डा इनवर्स ऑफ वी की टर्म मुझे यहाँ पर मिलेगी। लो जी, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर इसको प्रूफ करा। अरे मुश्किल तो नहीं है ना, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, यही मैं चाहता हूँ आप लोगों को मुश्किल ना लगे। आप लोगों को जो ये पॉइंट्स हैं ये ओके। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आया है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। लेट ए बी अ 4x4 रियल मैट्रिक्स सच दैट 1 -1 2 and -2 1 -1 2 and -2 are the eigenvalues of A, then b square is equal to, then b is equal to a की पावर 4 5 a square plus 5 identity, then which of the following are correct? Determinant of a plus b, trace of a minus b, determinant of b and trace of a plus b। इसके ऊपर अब हमें यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। चलो ठीक है, मेरे पास अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या गिवन है सर, 4x4 की मैट्रिक्स गिवन है, और हैविंग द आइगन वैल्यूज लाइक 1 -1 2 एंड -2 मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज है। नाउ अगर मैं बी के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं तो बी क्या है मेरे पास यहाँ पर, सर ए की पावर 4 -5a स्क्वायर प्लस 5i, मेरे पास यहाँ पर ये ए की वैल्यू यहाँ पर जम चुकी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ एक मिनट के लिए, अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ, ए की आइगन वैल्यूज यहाँ पर मैंने लिखी, कोरोस्पॉन्डिंग में यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर किसकी आइगन वैल्यूज लिख ली है, बी के लिए आइगन वैल्यूज का बात करी है। अब हमें यहाँ पर पता है अगर कोई ए की आइगन वैल्यू है तो ए की पावर 4 की उसकी पावर हो जाएगी, हमने ये रिजल्ट पढ़ रखा है। ओके, अब अगर ए की वैल्यू 1 है, फिर -1 है, फिर 2 है और -2 है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास ये जो सिनेरियोज यहाँ पर बनकर आ रहे होंगे उसके ऊपर अब हमारी डिस्कशन को ले रहा है। जैसे ही मैं 1 को पुट करूंगा तो यह मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1 -5 प्लस का 5, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आएगा 1। जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा तो भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस के 5 प्लस का 5, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1। तो मेरे पास इन दोनों केस के लिए ये वैल्यू तो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 2 पुट करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 पुट करूंगा उस केस के लिए भी 1 आएगा और इस केस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर 1 आ रहा होगा, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर चाहिए क्या क्या, a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी का पॉइंट चाहिए, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पर a प्लस बी की आइगन वैल्यूज भी ले लेता हूँ और a माइनस बी की आइगन वैल्यूज भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे ही मैं a प्लस बी करूँगा तो मुझे यहाँ पर 2 मिलेगा, ये नंबर मुझे 0 मिलेगा, ये नंबर मुझे 3 मिलेगा और ये नंबर मुझे -1 मिल रहा होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो ये पॉइंट मुझे 0 मिलेगा, 1 -1 दैट इज -2 मुझे यहाँ पर मिलेगा, 2 - 1 दैट इज 1 -2 -1, तो मुझे ये वैल्यू -3 के तौर पर यहाँ पर मिल रही होगी, मुझे ये वैल्यू -3 के तौर पर यहाँ पर मिल रही होगी। अच्छा, अब इससे आगे के ऊपर अगर हम बात करें, अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ डिटर्मिनेंट को लेकर, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मेरे पास ए के आइगन वैल्यूज हैं, ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, ध्यान से समझना, मेरे पास अगर ए 2x2 की मैट्रिक्स है तो मेरे पास ये क्या होगा, E11 E12 A21 और A22 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, अगर मुझे इसकी आइगन वैल्यूज लिखनी है तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, E11 माइनस लैम्डा E12, यहाँ से हो जाएगा A21 और A22 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, A11 माइनस लैम्डा, नेक्स्ट पॉइंट विल बी द A22 माइनस लैम्डा माइनस के, यहाँ से हो जाएगा A11 मल्टीप्लाइड बाय A21 विच इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा A11 A22 माइनस A11 लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा माइनस A22 लैम्डा और यहाँ से हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस A12 A21 विच इज इक्वल टू 0, A12 A21 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो हम इसको और थोड़ा सा इकट्ठा करके लिखते हैं, ये लैम्डा स्क्वायर हो गया। अब लैम्डा वाली टर्म्स को हम लोग यहाँ पर इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस के लैम्डा हमने यहाँ पर इकट्ठी कर ली है, तो मेरे पास ये क्या आ गया है, A11 प्लस A22 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट नॉन लैम्डा वाली टर्म को इकट्ठी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो रही है,
दैट इज A11 A22 माइनस के A12 A21 विच इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसकी ट्रेस लेता हूँ मैं यहाँ पर, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो वो क्या है A11 प्लस A22 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं A का डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो वो क्या होगा A11 A22 माइनस के A12 और A21 का पॉइंट होगा। अब समझने वाले समझ गए कि केशव सर क्या कहना चाहते हैं, समझने वाले समझ गए कि केशव सर क्या कहना चाहते हैं। माइनस के लैम्डा, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए, इसको लिख दिया मैंने यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोगों के पास 2x2 की मैट्रिसेस अवेलेबल है और आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए और प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए और यहाँ से हो जाएगा प्लस का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट अपने को यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज शेयर कर लेना सर। अब हम अगर मेरे पास यहाँ पर सर 3x3 की मैट्रिक्स हो तो कैसे लिखेंगे? A इज द मैट्रिक्स ऑफ 3x3, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, फाइंड द आइगन वैल्यू। या सीधी सी बात है मेरे पास यहाँ पर, सीधी सरल भाषा में अगर मैं बात बोलूँ, इसको करने से पहले और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा और मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है हमारे पास सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। हम यहाँ पर जितनी भी आइगन वैल्यूज हमारे पास आई हैं हम उसका यहाँ पर सम कर रहे हैं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए। और हमें पता है कि ये क्या होता है हमारे पास सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। यस पढ़, इसको लिख लेना फटाफट, डायगोनल एलिमेंट्स का हम यहाँ पर सम करते हैं तो ये हमें मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है। वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर बन रहा होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, चलो जी। अब अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स अगर कभी गिवन हो, ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 गिवन हो, तो हमें पता है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगी, तो वो क्या होगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ट्रेस ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर होगी प्लस का एक्स, तो यहाँ होगा मेरे पास ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको डायरेक्ट लिखवाया, आप लोग इसको प्लीज ध्यान से एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लिख लेना। मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या क्या अवेलेबल है वो देखो। अब अगर मेरे पास यहाँ पर, अब हमें पता है ट्रेस क्या होता है सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अब ये एडजॉइंट है, एडजॉइंट का ट्रेस। अब आप लोगों को एडजॉइंट में क्या क्या निकालना है देखना, एक मिनट। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ से होगा A11 प्लस A22 प्लस A33 वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब कोफैक्टर के ऊपर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, दैट इज एक्स ऑफ C11, यहाँ से हो जाएगा C22 प्लस C33 का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, और माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इक्वल टू 0, माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, हमें ये वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें पता है कि ये जो सी आई जे होता है वो कैसे निकलता है, माइनस की पावर आई प्लस जे और एम आई जे करके मुझे ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा होता है। बस इस तरीके से हम यहाँ पर 3x3 की अगर मैट्रिक्स अवेलेबल है तो उस तरीके से हम उसकी आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब जो रूट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू ही तो बोलेंगे। जो रूट्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू ही तो बोलेंगे। हाँ या ना? बोल भाई, पक्की बात है? चल भाई आजा, वापिस आजा जरा। हम लोग जिस क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे थे, जिसके ऊपर हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे थे, अब आगे उन्होंने बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, नो प्रॉब्लम। अगर वो बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। कुछ नहीं कह रहे हैं वो, हमारे को क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी की जो भी आइगन वैल्यूज आई हैं उनका प्रोडक्ट करने को वो हमसे बोल रहे हैं। इसका मतलब ए प्लस बी में प्रोडक्ट क्या आ रहा है, दैट इज 2 इंटू 0
इंटू 3 इंटू -1। सर जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो, तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। आगे बढ़ो। आगे उन्होंने मुझे ट्रेस बोल रखा है, ए प्लस बी की ट्रेस मतलब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। अब अगर मैं यहाँ पर सम करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ही कर लेता हूँ। अगर मेरे पास ये क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मुझे यहाँ पर करना है, इसका मतलब सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पर 2 + 3 -1, तो ये हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4। क्या आ रहा है, ए प्लस बी का ट्रेस क्या आ रहा है 4, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। और ये जैम टाइप का क्वेश्चन है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके ट्रू हैं, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। अच्छा आ जाओ अब इसके ऊपर। आगे उन्होंने मुझे क्या बोल रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी बोल रखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, अब बी का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ये मेरे पास बी की आइगन वैल्यूज है, इनका प्रोडक्ट 1 × 1 × 1 1 ही आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी मेरे पास क्या है यहाँ पर 1 है। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी। ओके जी, मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू है ट्रेस ऑफ ए माइनस के बी, इनका पॉइंट मुझे यहाँ पर लेना है, इसका मतलब 0 -2 प्लस का 1 माइनस के 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर इसके क्या हुए, ए सी डी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बढ़ूँ आगे पक्का। चलो जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। ओके नेक्स्ट पेज ये हमारा हो चुका है। ओके जी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर आ चुका है। अगर ए मेरे पास यहाँ पर कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है और x उसके लिए आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्ड, आइगन वेक्टर सॉरी यहाँ पर लिखने में गलती हुई है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, then find the eigenvalues of adjoint of A and the inverse of A, then find the eigenvalues of adjoint of A and the inverse of A। तो चलो अब इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उन्होंने मुझे बोला A इज द ओके कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। आगे उन्होंने बोल रखा है मुझे यहाँ पर इनवर्स के लिए उसका आइगन वैल्यू निकालो, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू द ए इनवर्स ऑफ लैम्डा एक्स का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब ए इंटू ए इनवर्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, विच इज यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा, ये ए इनवर्स ऑफ एक्स मेरे पास यहाँ पड़ा रहेगा। मेरे पास यहाँ से ए इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर, दैट इज 1 लैम्डा इंटू एक्स। तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा इनवर्स ऑफ एक्स। सर ये तो कल भी आप लोगों ने मतलब इसी लेक्चर में सर आपने बता दिया था, हाँ बिल्कुल बता दिया था। अब आ जाओ इसके एडजॉइंट को लेकर, सबसे पहले वही हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बात करूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू द, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा एक्स की पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा होगा, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स का पॉइंट मुझे यहाँ पर लेना है। अब हमें ये बात पता है एडजॉइंट ए इंटू ए अगर हम यहाँ पर करते हैं तो वो मेरे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है, डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो भी ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा इंटू एक्स, यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए इंटू लैम्डा, इसको ले लो यहाँ पर x विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। लो जी, इसके लिए इसकी आइगन वैल्यू क्या बन गई मेरे पास यहाँ पर, कुछ इस तरीके से हम इसकी आइगन वैल्यू को यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं। x दोनों तरफ होना चाहिए ना, ए एक्स, हाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर x होगा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स का पॉइंट यहाँ पर मुझे क्लियर है। पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का, नेक्स्ट पेज के ऊपर बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पॉइंट हमारे पास है। अगर ए मेरे पास यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है हैविंग द आइगन वैल्यूज, ए मेरे पास यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 3x3 की हैविंग द आइगन वैल्यूज,
आइगन वैल्यूज ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो दैट इज 1 है, -2 है और 3 है, 1 है, -2 है और 3 है। अपन को वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे को वो यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने को बोल रहा है, और उसी की हमारे को यहाँ पर ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में हमें यहाँ पर बोल रहा है। अब इसका अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आइगन वैल्यू को लेके, तो हमने अभी अभी यहाँ पर पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए की, अगर मैं यहाँ पर आइगन वैल्यू लेता हूँ, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वो मेरे पास यहाँ पर क्या आती थी सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, तो अगर मैं ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करूँ तो वो मेरे पास -6 है, मेरे पास क्या है, वो -6 है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6/1। नेक्स्ट आइगन वैल्यू कितनी होगी, -6/-2। नेक्स्ट आइगन वैल्यू कितनी होगी, -6/3। तो ये आंसर होगा मेरे पास यहाँ से -6, यहाँ से होगा मेरे पास 3, यहाँ से होगा मेरे पास -2। तो मेरे पास यहाँ से जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो है 6, 3 एंड -2। उसके बाद अपन को यहाँ पर पता है, अगर मैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, वो मेरे पास होगा इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज -6 × 3 × -2। ये पॉइंट है, तो ये 6 × 18, 18 दूना 36, ये पॉइंट हमारे पास आ चुका है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, 36 आ चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ से ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर बात करूँ, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, वो मेरे पास क्या होगा, इन सब का सम, वो हो जाएगा -6 -2 +3। तो ये मेरे पास होगा 6, 7, 8, 8 में से 3 गए, दैट इज -5 मेरे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अरे भाई था इसमें कुछ, था क्या इसमें कुछ, नहीं था। चलो जी और आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। A and B are the n square matrix, then eigenvalues of A into B and B into A are same. Then eigenvalues of A into B and B into A are same. No problem. अब हम इसके ऊपर डिस्कशन को और आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूँ। A and B जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज करो लैम्डा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो मेरे पास क्या, आइगन वैल्यू सबसे पहले हम लोगों ने ले ली कि आइगन वैल्यू जो है वो हमारी 0 आइगन वैल्यू है। अब अगर भाई वो मेरे पास यहाँ पर 0 आइगन वैल्यू यहाँ पर आ जाए, सॉरी, हेलो हेलो हेलो, एक सेकेंड यार, मैं ना इसका बैटरी चेंज कर लूँ, दूसरी वाली चार्ज है कि नहीं, चलो 1 मिनट में बैटरी चेंज कर रहा हूँ। हेलो हेलो, बिल्कुल ठीक है आवाज अब, यस। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर 0 इज आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू बी की वो आइगन वैल्यू यहाँ पर है। अब अगर वो ए इंटू बी की आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी 0 होगा। सिमिलरली मेरे को यहाँ पर पता है कि मैं उसको ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। यस सर, इसका मतलब मैं उसको बी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। यस सर, इसका मतलब बी इंटू ए का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास 0 इज ऑल्सो आइगन वैल्यू ऑफ बी इंटू ई। अगर मेरे पास 0 आइगन वैल्यू है तब तो दोनों की यहाँ पर वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, लेकिन अगर मेरे पास नॉन जीरो हो जाए, फॉर नॉन जीरो केस, इन केस ऑफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मेरे पास लैम्डा भाई इक्वल टू 0 ना हो तो उस केस के लिए मेरे पास वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, उसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो उस केस के लिए भी सिमिलरली हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं कि a इंटू बी एंड b इंटू ए हैविंग सेम आइगन वैल्यूज, सेम
आइगन वैल्यू यहाँ पर वो हैं। अब सर आपने इसका प्रूफ तो दिया नहीं है। अरे भाई, अगर आपको प्रूफ लेना है तो आप लोग अपनी बीएससी की किसी की बुक में, किसी भी बुक में जाएं, वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के टॉपिक को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। अपने को जस्ट फॉर IIT जैम क्रैश कोर्स अपने को इसकी एक रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरे पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, मैंने आप लोगों को उसका फील यहाँ पर दिया, उसके बाद हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हाँ ये दोनों सेम है। बढ़े आगे, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ए एंड बी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स यहाँ पर है। अब आगे उन्होंने मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सर अगर रैंक ऑफ a इंटू बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 है, वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 है, और b इंटू ए माइनस आइडेंटिटी का जो डिटर्मिनेंट है विच इज इक्वल टू 0 है, विच इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब 1 इसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है, 1 इसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है, हाँ या ना, बोलो भाई। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 1 इसके लिए आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। यहाँ से अब अगर मैं यहाँ से नलिटी के ऊपर बात जाऊँ, नलिटी ऑफ a माइनस बी, वो मेरे सॉरी a इंटू बी, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, द नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ a इंटू बी। तो वो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 दैट इज 3। मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। आई थिंक ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के क्वेश्चन है, ये पहले आ चुका है। दैट इज ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का क्वेश्चन है। इसको मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के बाद करूंगा, मुझे ये स्लाइड चेंज करनी थी, वो रह गई है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। किसी का अगर कोई भी डाउट है इस पॉइंट को लेके तो मुझसे यहाँ पर वो शेयर ज़रूर कर सकता है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, मेरे पास यहाँ से, चलो अगर मैं आपको ये बात यहाँ पर बोल भी दूँ 1 मिनट के लिए कि मेरे पास यहाँ से नलिटी ऑफ a इंटू बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई है, 3 आ गई है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से नलिटी ऑफ a इंटू बी माइनस 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 3 मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 0 इज एन आइगन वैल्यू। ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, 0 उसके लिए एक आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दैट इज अ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, चलो मैं बता ही देता हूँ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इन a इंटू बी, वो मेरे पास यहाँ पर कितनी है, विच इज इक्वल टू 3 है। ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है विच इज लेस देन और इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 विच इज लेस देन और इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अभी आज ही की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये स्लाइड बाद में आनी चाहिए थी, ठीक है जी, मेरे माइंड से निकल गई स्लाइड को चेंज करना। ओके जी, अब हम यहाँ पर आते हैं कि अगर बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर ए मेरे पास कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और वो मेरे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है, देन ऑल ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर रियल। हार्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा हमारे पास रियल होती हैं। अब मुझे ये बता दो हार्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। सर ए कॉन्जुगेट थीटा, अगर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो मुझे अगर ए ही मिलता है, वो मुझे यहाँ पर क्या देगा, हार्मिशियन मैट्रिक्स देगा। ओके, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब मैं यहाँ पर ए एक्स इज विच इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स का पॉइंट मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। बढ़े आगे, पक्का। तो ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर थीटा से ए एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स रेज टू पावर थीटा, इसको प्रॉपर लिखो, एक्स रेज टू पावर थीटा, और यहाँ पर ये एक्स आ चुका है। अब दोनों तरफ मैं यहाँ से थीटा रेज कर दूंगा, तो ए एक्स थीटा यहाँ से हो जाएगा ए एक्स, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास थीटा विच इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स थीटा, ये एक्स की वैल्यू होगी विच इज थीटा। मेरे पास ये क्या हो जाएगा सर, एक्स की पावर थीटा ये आगे आएगा, ये ए थीटा बनेगा, और डबल थीटा मेरे पास सेम वैल्यू देगा विच इज इक्वल टू द लैम्डा कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स थीटा, और ये एक्स का पॉइंट मुझे यहाँ पर दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ, ए क्या मेरे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए थीटा विच इज इक्वल टू ए का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई है, एक्स थीटा, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा बार, और यहाँ से हो जाएगा एक्स थीटा इंटू एक्स का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है सर, लैम्डा एक्स है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एक्स थीटा, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा बार, यहाँ से हो जाएगा एक्स थीटा, और ये एक्स का पॉइंट देगा।
यहाँ से मेरे पास लैम्डा माइनस लैम्डा बार यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स थीटा, ये एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक लिखा है मैंने यहाँ तक? ठीक लिखा है मैंने यहाँ तक? यस सर। इसका मतलब नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा थीटा विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा थीटा। इसका मतलब वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, सिमेट्रिक रियल है। ये सिमेट्रिक ही हुआ ना, जिसका ट्रांसपोज करने के बाद मुझे वही वैल्यू मिले तो वो तो सिमेट्रिक हुआ। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पर ये सिमेट्रिक होने के साथ साथ प्लस रियल भी है। क्लियर है? तो इसका मतलब मेरे पास आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मिशन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल वैल्यूज, और आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिटरी मैट्रिक्स आप लोगों के पास क्या होती है, एंड मस्ट बी अ यूनिट मॉडुलस। यूनिटरी मैट्रिक्स, अब आप लोगों को पता है जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है वो ए थीटा ए विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर मिलती है। ए थीटा इंटू ए विच इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल रही होती है, नो प्रॉब्लम। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मुझे यहाँ से ए एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, दोनों तरफ अगर मैं थीटा रेस कर देता हूँ, मैंने जैसे ही थीटा रेस करा तो लैम्डा एक्स का यहाँ पर ये थीटा रेस हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा सर, ये एक्स थीटा और ये मेरे पास हो जाएगा ए थीटा विच इज इक्वल टू द लैम्डा कॉन्जुगेट, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास एक्स थीटा का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब अगर मैं बोलता हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, तो भाई मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगी सर, एक्स थीटा, यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ए थीटा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स थीटा, ये हो जाएगा एक्स और यहाँ से होगा लैम्डा का नंबर। ए इंटू ए थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स है। ये हो जाएगा एक्स थीटा, यहाँ से होगा एक्स विच इज इक्वल टू द लैम्डा टाइम्स लैम्डा कॉन्जुगेट और इंटू लैम्डा, यहाँ से होगा एक्स, एक्स की टर्म मुझे यहाँ पर मिल रही है। अच्छा, नंबर और उसका कॉन्जुगेट तो वो तो मॉडुलस की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है। इसका मतलब मेरे पास इसका मॉडुलस -1 और एक्स थीटा इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0 का पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से एक्स मॉडुलस विच इज इक्वल टू 1, तो यूनिट मॉडुलस 1 मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर बन चुका है। आई होप आप लोगों को हर एक स्टेप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आप लोगों को ज़रूर आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों के इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर बात करूं, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो, मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो। जैसा मैंने अभी आप लोगों को इस पॉइंट पे बताया, ऑरली बताया था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिखा दिया। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ही छोटी सी बात है, अगर ए मेरे पास हार्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए थीटा करने पर मुझे ए मिल रहा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आयोटा ए का थीटा करता हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इसका मतलब है सर आयोटा का कॉन्जुगेट हमें यहाँ पर मिलना चाहिए और ए का थीटा मुझे यहाँ मिलना चाहिए। इसका मतलब अब आयोटा का मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा सर, उसका नेगेटिव साइन हमें यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब माइनस आयोटा और ए थीटा, यहाँ से हो जाता है माइनस आयोटा, ओफो, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा और ए थीटा क्या है मेरे पास ए के इक्वल है। इसका मतलब जिसका हम लोगों ने थीटा यहाँ पर करने की कोशिश करी, आयोटा थीटा का कॉन्जुगेट यहाँ पर करा, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर हम यहाँ पर करते हैं मतलब थीटा करते हैं तो मेरे पास माइनस आयोटा ए आता है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, स्क्यू हार्मिशन का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, हाँ या ना? तो मेरे पास ये क्या है, स्क्यू हार्मिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही पहले सजो के यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है, हाँ या ना? चलो सिमिलरली अगर वो मेरे पास क्यू हार्मिशन है तो इसका मतलब ए रेज़ टू पावर थीटा करने पर मुझे माइनस ऑफ ए की प्राप्ति होगी, माइनस ऑफ ए की प्राप्ति होगी। यस सर, इसका मतलब सर सेम सिनेरियो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हमने ए रेज़ टू पावर थीटा यहाँ पर करने पर ए रेज़ टू पावर थीटा ही मुझे मिल रहा है, इसका मतलब वो हार्मिशन की प्राप्ति हमें यहाँ पर होगी, नॉट स्क्यू हार्मिशन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे।
पक्का? किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना। हम आप सभी के साथ इस क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो वो मेरे साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर ज़रूर करना। चलो जी, बढ़ते हैं आगे की ओर आप सभी के साथ। नेक्स्ट इज द THT केले हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट इज द THT केले हैमिल्टन थ्योरम। अब वो क्या कहती है केले हैमिल्टन थ्योरम? इसकी दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी, व्हाइट कलर में और एक आप लोगों के साथ येलो कलर में। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द जीरो ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेम ही बात उन्होंने यहाँ पर बोली है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स यहाँ पर अगर अवेलेबल है 2x2 की, तो मैंने आप लोगों को अभी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखवाई है। वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू ट्रेस ऑफ ए प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरे पास क्या है? करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूँ तो मुझे मिलती है इक्वेशन, हमें मिलती है यहाँ पर इक्वेशन। अच्छा मेरे बड़े भाई जरा ध्यान से समझो एक मिनट के लिए। मेरे पास ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के ओके। अब अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CHT बोलूँ तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगी? अपनी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को वो सेटिस्फाइड करेगी। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के ए इंटू ट्रेस ऑफ ए का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना? ये मेरे पास ट्रेस ऑफ ए प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच इज इक्वल टू 0। बट लास्ट में जो कांस्टेंट आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n चाहिए। नाउ अब मेरे पास, चलो इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? ट्रेस चाहिए। तो मेरे पास यहाँ से ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 4 दैट इज 6 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 6 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अच्छा मेरी एक बात को जरा ध्यान से समझो। अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखता हूँ तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर क्या होगी? सर एक्स स्क्वायर ट्रेस क्या है मेरे पास यहाँ पर? 7x प्लस का 6 विच इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू केले हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर बात करूँ तो ये जो भाई मेरी ये जो वैल्यू है ए करने पर, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस के 7a प्लस का 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 करूँगा तो वो इक्वल टू 0 आएगा, वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मुझे अगर केले हैमिल्टन थ्योरम की वजह, इसको आप लोग वेरीफाई कर लेना, ये हो जाएगा। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, आप लोग इसको वेरीफाई करेंगे, हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आता है, ए स्क्वायर बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना आता है। अच्छा भाइयों अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि मुझे ये ए स्क्वायर माइनस के 7i प्लस का 6i विच इज इक्वल टू 0 है, इसी क्वेश्चन की हेल्प से मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है। सर ये 12th क्लास का क्वेश्चन है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से a माइनस 7i प्लस का 6a इनवर्स विच इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ से 6a इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये हो जाएगा मेरे पास 7i माइनस का a, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर a इनवर्स की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या बनेगी? 1/6 ऑफ 7i माइनस के a। तो इसका मतलब सर अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लेते हैं तो a इनवर्स का वो क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या, जो डिटर्मिनेंट है वो अपॉन में आएगा, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास 6 होना चाहिए। तो क्या ए का डिटर्मिनेंट 6 था मेरे पास? यस सर था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज द मिनिमल पॉलिनोमियल। अब मिनिमल पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पर है क्या? चलो ठीक है, मेरे पास अब अगर मैं आप लोगों के साथ इसको बात बोलूं, ध्यान से समझना मिनिमल पॉलिनोमियल होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ जे एक्स करके, जे एक्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, जे एक्स इज द सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड ए। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइड ए, वो ए को सेटिस्फाइड करते हैं। इसका मतलब वो पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0 का काम करता है। जो इनमें से सबसे लीस्ट होगी, द लीस्ट पावर ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइड ए इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमल पॉलिनोमियल, इज ऑल्सो कॉल्ड द मिनिमल
पॉलिनोमियल। जो इनमें से लीस्ट पावर वाली होगी ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर लीस्ट पावर वाली जो होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल का नेम हम यहाँ पर दे रहे हों। अब ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूं तो वो क्या है, यहाँ पर मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। वो मेरे पास यहाँ पर क्या, वो यूनिक होती है। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमेशा यूनिक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर और आगे के ऊपर बात करूं तो मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एवरी पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइड ए। जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है ना वो डिवाइड करती है हर वो पॉलिनोमियल को जो ए को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ये क्या है, मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, दैट इज एम ऑफ ई ऑफ एक्स। इसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके जी, अब अगर वो मेरे पास मिनिमल पॉलिनोमियल है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक और मैंने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिया, वो मेरे पास क्या, एनी पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइड ए, वो ए को सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं, मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए डिवाइड्स दिस पॉलिनोमियल दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, सपोज करो वो कुछ ना कुछ क्यू एक्स है और इसको सॉल्व करके हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आ रही है। अब अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगी वो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स दैट इज अ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ई इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर का पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, हाँ या ना, प्लस रिमाइंडर का पॉइंट मिलेगा। अब हमें पता है अगर मैं इसको सेटिस्फाइड करूंगा तो दोनों तरफ जीरो आएगा, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ ई। ओके चलो छोड़ो, इस पॉइंट को यहाँ से भी छोड़ते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एफ ऑफ ए करने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है, ये भी जीरो हो जाता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो है, तो इसका मतलब ए सेटिस्फाइड करने पर जो रिमाइंडर आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। अब अगर भाई वो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, किसी भी चीज का अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है, इसका मतलब वो चीज जो है मिडल वाली टर्म को प्रॉपरली डिवाइड कर रही है। इसका मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स एवरी पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइड ए, ये एक ट्रू रिजल्ट है, ये एक ट्रू रिजल्ट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। एवरी जीरो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल is also a minimal polynomial. Every zero of characteristic polynomial is also a minimal polynomial. अच्छा एक बात बताओ एक मिनट के लिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन किया था ए वाला, जिसकी जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ रही थी वो मेरे पास आ रही थी दैट इज 1 माइनस लेमडा और लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ये पॉइंट हमारे को यहाँ आ रहा था, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। आज ही के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करा है। ये लेमडा की टर्म में है, मैं इसको एक्स की टर्म में लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर मैं और ओपन करूँ तो ये 1 माइनस एक्स का पॉइंट देगा और मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी तो एक्स माइनस 1, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1 का पॉइंट यहाँ पर मुझे देगा। तो जो इसके रूट्स हैं, अब अगर मैं यहाँ पर चॉइस या केस के ऊपर बात करूँ, केस ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, अब अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल के केस के ऊपर डिस्कशन करूँ, ऐसा करता हूँ मैं इसको ना यहाँ से हल्का सा चेंज कर देता हूँ, उस क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा लेकिन रहेगा वैसा ही। इसको मैं x माइनस 1 कर देता हूँ, इसको भी मैं x माइनस 1 कर देता हूँ, और इसको लेमडा माइनस 1 कर देता हूँ, 1 माइनस लेमडा की जगह लेमडा माइनस 1 कर देता हूँ। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। तो जो केस आएंगे मेरे पास वो क्या आ सकते हैं, सर x माइनस 1 एक इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है, और सर x प्लस 1 एक इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। ये दो आ रही हैं, ये और ये दूसरा। लेकिन सर ये मेरे पास इसके अलावा और भी आ सकती हैं। सर इसका मतलब x माइनस 1 एक इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ x प्लस 1 एक इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है सर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए, x माइनस 1 होल स्क्वायर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए, और या मेरे पास x प्लस 1 अकेला मिनिमल पॉलिनोमियल है, वो मैंने यहाँ पर ले चुका है। ये मेरे पास इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन है, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट वन दैट इज सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये मेरे पास यहाँ पर ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल है, ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल
हाँ, डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अगर ऐसा होता है तो वो मैट्रिक्स मेरी यहाँ पर डेरोगेटरी मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरोगेटरी। और अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं किसी भी कंडीशन से तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स का नेम देते हैं। नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। इसका मतलब अब इनमें से यहाँ सेटिस्फाइड करना है कि अगर इसमें मैं a लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अलावा और इससे छोटी लीस्ट पावर मुझे यहाँ पर मिले जो a को सेटिस्फाइड करे, वही मेरी मिनिमल पॉलिनोमियल। हो सकता है ये दोनों ही इसको सेटिस्फाइड कर जाए, हो सकता है ये इसको सेटिस्फाइड कर जाए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। पक्का? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर। नेक्स्ट इज डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी हमारा हो चुका है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेम वही कंसेप्ट अब हमारा आ चुका है कि भाई मुझे अब ये ए मैट्रिक्स गिवन है एंड फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें पता है जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए होती है। देखो आपके पास अब दो चॉइस हैं। आपके पास ये पहला रास्ता है, आप लोग ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 करो और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे और उसको 3x3 के डिटर्मिनेंट को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। बड़ा औखा काम है। 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा, बड़ा ही औखा काम है, लेकिन अपने को सौखा काम भी आता है। सौखा क्या है यहाँ पर कि सर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लो, दैट इज सर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज सर ट्रेस ऑफ ई। वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, ट्रेस ऑफ ई प्लस का एक्स, यहाँ से हो जाएगा ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ई, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ई माइनस का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0, माइनस का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। तो नो प्रॉब्लम, यहाँ से हो जाएगा ये एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 4 + 3 माइनस के 3 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर। मेरे पास ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस का x। अब ट्रेस ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या क्या है मुझे यहाँ पर चाहिए, C11 + C22 + C33। इसका मतलब अगर मैं C11 निकालता हूँ तो -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 दैट इज M11। इसका मतलब सर ये तो प्लस का हो गया M11। सर ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा -9 प्लस का 8, तो वो हो जाएगा -1। तो मेरे पास C11 की वैल्यू जो कितनी आ गई है, -1। चलो ठीक है। अब सर C22 ले लो, 22 की वैल्यू कितनी होगी है 4, तो ये भी प्लस होगा, दैट इज M22। M22 का मतलब है ये रो ये कॉलम छोड़ो, 12 - 6 प्लस का 6, तो ये हो गया मेरे पास प्लस का 6। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास A33, 33 की वैल्यू भी 6 बनती है, तो मेरे पास यहाँ से सिर्फ और सिर्फ M33 निकालना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा -12 और प्लस के 12, तो ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो चुका है। माइनस का डिटर्मिनेंट, माइनस का डिटर्मिनेंट, ओफो अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाली बात हमें यहाँ पर चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 × -9 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा -1। क्लियर है? यहाँ से होगा मेरे पास, चलो ठीक है, अब इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ये हो जाएगा प्लस का 2, ये रो ये कॉलम छोड़ी, तो ये हो जाएगा 12 और 6 × 18 और 4 12, 18 - 12 दैट इज 6, और ये मेरे पास हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट का होगा प्लस का 2, प्लस का 2 करूँगा तो ये रो ये कॉलम छोड़नी है, ये रो ये कॉलम छोड़नी है, ये हो जाएगा -12 प्लस का 9, तो -3 हो जाएगा ये। क्लियर है? ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। हाँ ठीक है, तो यहाँ से होगा मेरे पास -1 प्लस का 12 माइनस के 6, ये हो जाएगा मेरे पास 7 गए तो ये 5, 5 चौका 20, मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20। भाई इसको कैलकुलेशन को चेक कर लेना, बाकी ये सारा का सारा सिनेरियो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या होगी, दैट इज सर x³ माइनस के 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 5x माइनस के 20 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर आ चुका है। किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। ये पॉइंट अपने आ चुके। चलो जी
ठीक है, अब हम और आगे की ओर डिस्कशन करते हैं। अब इनमें से अगर एक रूट अपने को मिल जाए तो वी आर डन विद दिस कंसेप्ट, और उसके बाद अपने को उसके फर्दर रूट्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं फर्दर रूट्स आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या बने हैं। मिनिमम पॉलिनोमियल, मैं पहले क्वेश्चन चेक कर लूँ। दैट इज 4 - 2 एंड 2 वाला पॉइंट था। हाँ ठीक है, मेरे पास यहाँ पर ये 2 आना चाहिए, 20 लिखा है ना, ये 2 आना चाहिए, मेरे से वो 20 काउंट। चलो ठीक है, यहाँ पर ये 2 होगा, यहाँ पर भी ये 2 होगा, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, माइनस का 2 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो मेरा सेटिस्फाइड करेगा। x इज इक्वल टू 1 मेरा जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा। दूसरा x इज इक्वल टू 1 फिर से सेटिस्फाइड करेगा, और x इज इक्वल टू जो 2 है वो फिर से सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब मेरे पास इसके ये 3 रूट्स आ चुके हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास इसके 3 रूट्स आ चुके हैं तो इसका मतलब x-1, x-1 और x-2 इसका क्या है, यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ चुका है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पर केस के ऊपर बात करूँ तो इसके कितने केस हो सकते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए को लेकर। तो सर मेरे पास वो x-1 भी इसका एक हो सकता है मिनिमल पॉलिनोमियल, और x-2 भी इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। हो सकता है सर एक इसका x-1 मिनिमल पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय x-2 इसका एक मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। हो सकता है सर मेरे पास यहाँ पर बस अब तो और तो कोई केस नहीं बने, या तो सर मेरे पास ये x-1 का होल स्क्वायर इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन अगर यही नहीं होगा तो इसका मतलब x-1 और x-1 ये वाला पॉइंट हो सकता है, या हमारे पास ये x-1 का होल स्क्वायर और x-2 ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है। अगर ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो तो डेरोगेटरी है ना, डेरोगेटरी था नॉन डेरोगेटरी था, अगर वो इक्वल हो जाता है मिनिमल पॉलिनोमियल तो नॉन डेरोगेटरी, लेस देन होता है तो डेरोगेटरी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट है, आप लोगों को इसको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमें ये सेटिस्फाइड कर रही है। मैं आपको सीधी सीधी भाषा में बता देता हूँ कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए वो हमारे पास क्या होगा सर, x-1 और x-2 इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा जो इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा। आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। आप लोगों के पास कितने हैं, 24 घंटे हैं। मेरे पास तो भाई ये 2 घंटे ही हैं सिर्फ, जिसमें लेक्चर को बनाना भी है, प्रिपेयर भी करना है। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल सी बात अब यहाँ पर आ चुकी है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है सर, नंबर ऑफ टाइम्स of an eigenvalue repeat itself is called the algebraic multiplicity of lambda। मेरे पास वो क्या है, algebraic multiplicity of lambda है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है जिसकी हैविंग द आइगन वैल्यूज, वो आइगन वैल्यूज क्या है 1, 1, 0, 0, 0, 0, कुछ ऐसे उसके मेरे पास ये 6 आइगन वैल्यूज हैं। इसका मतलब जो ये A है मेरे पास 6x6 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के ऊपर बात करूँ तो वो कितनी है, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज 2 एंड द एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 आ रही है सर, 4 आ रही है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे पक्का। चलो नेक्स्ट अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, जिसके ऊपर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ना, वो लेस देन और इक्वल टू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, लेस देन और इक्वल टू एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है पॉइंट। चलो अभी और मैं इसके ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सिमिलर मैट्रिक्स होती क्या है। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये अगर मैं बोलता हूँ कि दीज टू हैंड्स आर सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन सर आप तो वो वाला एग्जांपल दोगे ना 1 1 1 2 वाला ना। सिमिलर मैट्रिक्स के केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, अगर ए एंड बी आदर सिमिलर हैं तो देयर एग्जिस्ट अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मेरे पास वो क्या होनी चाहिए, ए जो है एक मेरे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पी होनी चाहिए, सच दैट पी का इन्वर्स को ए और पी के साथ मल्टीप्लाई करूं,
विच इज इक्वल टू बी आ जाए, विच इज इक्वल टू बी आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास ए इज सिमिलर टू बी हो जाए, ए इज सिमिलर टू बी की वैल्यू अपन को यहाँ पर मिल रही होगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये पॉइंट अपना यहाँ पर आ चुका है जिसको हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तौर पर बोला। अब अगर ये सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो सिमिलर मैट्रिक्स की सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है भाई मेरे, सिमिलर मैट्रिक्स की सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है। जब हमारे पास वो सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, जब हमारी ये सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो भाई उसकी सेम आइगन वैल्यूज भी होंगी, सेम उसके ट्रेस भी होगा, सेम उसकी डिटर्मिनेंट भी होगी। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ टू सिमिलर मैट्रिक्स आर सेम, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ टू सिमिलर मैट्रिक्स आर सेम। इसके ऊपर अब हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों के साथ कि उसकी जो सिमिलैरिटी है उसके ऊपर, चलो ठीक है, b माइनस, इसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं है, सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, अगर मेरे पास वो सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस देन और इक्वल टू अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन सिनेरियो, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑफ एन आइगन वैल्यू नेवर एक्सीड्स द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो उसको एक्सीड नहीं करती है, उसकी इक्वल होती है, उससे लेस होती है। चलो जी नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम यहाँ पर डिस्कशन में यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये किस लेवल का है, ये आप लोगों का जैम लेवल का है, प्लस आप लोगों का ये CSIR नेट लेवल का ये क्वेश्चन है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा, जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नई चीज सिखाने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला यहाँ पर नलिटी ऑफ a माइनस 2i विच इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारे पास, 2 है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 4 के लिए वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1 है, वो कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1 है। इसका मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो 2 या 2 से कम होंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिलेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 1 या 1 से कम होंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 है, इसका मतलब नलिटी ऑफ ए वो कितनी होगी, ए मेरे पास क्या 4x4 की मैट्रिक्स है तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 है। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए माइनस 0i, इसको मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 के ऊपर अगर मैं बात करूँ, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के ऊपर बात करूँ तो वो 1 है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे। इसका मतलब जो 4 है वो एक बार काउंट होगा, 0 है वो एक बार काउंट होगा, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 है वो 2 बार काउंट होगा, तो वो 2,2। ये मेरे पास क्या आ गई हैं, आइगन वैल्यूज आ गई हैं, किसकी आ गई हैं यहाँ पर, आइगन वैल्यूज ऑफ ए के ऊपर बातचीत आ चुकी है। बस अब क्या करना है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। एम डरा रखा बिना मतलब के, बिना मतलब के आप लोगों को डरा रखा है। अब मुझे यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए, DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे पास वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज 4 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 2, मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 0। ट्रेस का मतलब है इन सबका सम, इन सबका सम करूंगा तो 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 जमा, और ये मेरे पास हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 8 वैल्यू यहाँ पर। हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। किसी का कोई डाउट था इस क्वेश्चन के लिए, सर आपने पढ़ाया ही बहुत बेहतरीन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम यहाँ पर चर्चा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सेम वही सिनेरियो है, सेम वही सिनेरियो है, आप लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करो, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो,
ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क ले लो, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए अगर मैं लेता हूँ तो वो मेरे पास कितना है, 6 माइनस 2 दैट इज 4 है। इसका मतलब नलिटी ऑफ ए मेरे पास यहाँ पर कितनी होगी, नलिटी ऑफ ए माइनस 0 आई मेरे पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका मतलब एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 4 है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर नलिटी ए माइनस आई की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए वो कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 2 है। इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर आइगन वैल्यूज आएंगी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए माइनस आई मुझे यहाँ पर जो मिलेगा, सॉरी, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मुझे यहाँ पर जो मिल रही हैं वो कौन कौन सी आइगन वैल्यूज हैं सर, 1,1,0,0,0,0। सर ये तो आपने अभी अभी एग्जांपल लिया था, ये वही बन गया। हाँ भाई मेरे माइंड में था याद, तो हमने इसको यहाँ पर बना लिया है, नो प्रॉब्लम। अब अगर मुझे यहाँ पर ये a है तो मुझे अब a प्लस आई चाहिए, तो अपने को क्या करना है, 0 और 1 ही तो है, 0 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 1 पुट करूंगा तो 2 आएगा। 0 कितनी बार है, 1 की जगह तो वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस आई की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी सर, 2,2,1,1,1,1। मेरे पास ये a प्लस आई की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, और ये क्या है, 6 आइगन वैल्यूज है। इसका मतलब रैंक कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर, 6 आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर है। अब आगे की ओर का डिस्कशन, अब आप लोगों को a माइनस 2i करना है, सॉरी i माइनस 2a करना है, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं इसी का पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ। ये मेरे पास a है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, i माइनस 2a, दैट इज i माइनस के 2a मुझे यहाँ पर ले लेना है। अब भाई अगर मुझे ये i माइनस 2a करना है तो कैसे करेंगे, वो अपने को समझना है। लेकिन अपने को अब यहाँ पर 0 और 1 भी है, तो i माइनस के 2a दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर आएगा 1। मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1, मेरे पास आंसर आ जाएगा -1, मेरे पास आंसर आएगा -1। तो i माइनस 2a की जो आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ i माइनस 2a, तो 0 की जगह वैल्यू हो जाएगी 1 1 1 1 1, ये होगा -1 -1 1 1 1 और 1। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है भाई, डिटर्मिनेंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। हाँ, इनमें से कोई एक अब करेक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो -1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हो गया जी, होमवर्क की जरूरत ही नहीं थी, होमवर्क की जरूरत ही नहीं थी। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, लास्ट 2 स्लाइड्स फॉर टुडे। ओके हाँ बिल्कुल ठीक है, लास्ट 2 स्लाइड्स फॉर टुडे। सम ऑफ एंट्रीज, हाँ, सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच रो एंड कॉलम्स। अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अवेलेबल है, मैं उसकी ईच रो और ईच सम कॉलम का अगर मैं सम करता हूँ और वो किसी ना किसी के इक्वल आती हैं, तो वो के क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा। वो के क्या होगा, उस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू होगा। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ एक मैट्रिक्स यहाँ पर बनाई थी, दैट इज 0 1 0 0 0 1 1 0 0 है मेरे पास यहाँ पर, ये 1 0 0 और 0 0 1 मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ईच रो का सम कितना है, 1। ईच रो का सम कितना है, 1। ईच कॉलम का सम कितना, तो 1 1 इसका एक आइगन वैल्यू था या नहीं था, था इसका 1 एक आइगन वैल्यू था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोगों को याद रखना। लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, इसके बाद हम लोग डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अब A is the 3x3 matrix having the eigenvalues 0 1 and 2, having the eigenvalues 0 1 and 2, then the determinant of this matrix and the trace of this matrix। ये करने की जरूरत है ये क्वेश्चन, सर कैसी बातें कर रहे हो। ये मेरे पास A है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास ये a स्क्वायर प्लस 2 का a
प्लस का 3i मुझे यहाँ पर चाहिए, हैविंग द आइडेंटिटी 1 2 0। मेरे पास यहाँ पर क्या ये वैल्यूज़ हैं। जैसे ही 0 पुट करूँगा 0 0 ये 3 आएगा। जैसे ही 1 पुट करूँगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ये मेरे पास 5 आ जाएगा। जैसे ही 2 पुट करूँगा 4 जमा 4 भाई कितने हो गए, 4 और 4 8 और 3 11। ये पॉइंट अपने पास आ चुका है। उसके बाद प्रोडक्ट और सम सॉल्व हो गए क्वेश्चन। मैं नहीं कुछ बता रहा, अब आप लोग ही कर रहे हो। मैं नहीं कुछ बता रहा, अब आप लोग ही कर रहे हो। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डायगोनालाइजेबिलिटी के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर अच्छे से समझ आ गए हैं तो इसके कुछ आप लोगों के साथ 9 रिजल्ट्स हैं, 9 to 10 रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। विद इन 5 मिनट हम इस टॉपिक को ओवरऑल कंप्लीट कर देंगे क्योंकि ये हमारा ये क्रैश कोर्स है। आओ जरा अब हम इसको यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार पढ़ लेते हैं। डायगोनालाइजेबिलिटी आप लोगों के जैम के ऑफिशियल सिलेबस में तो नहीं है, जैम के ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 मिनट में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बस आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको करना कैसे है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ए कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और ए हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज, मेरे पास यहाँ पर क्या है, n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज हैं नेम्ड एज x1 x2 x3 अप टू सॉन xn, be n linearly independent eigenvectors corresponding to the eigenvalues lambda 1 lambda 2 lambda 3 lambda 4 up to so on lambda n। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर lambda 1 के लिए क्या आइगन वेक्टर है, x1 है। lambda 2 के लिए क्या आइगन वेक्टर है, मेरे पास x2 है। lambda 3 के लिए क्या आइगन वेक्टर है, मेरे पास यहाँ पर x3 के नेम से ये पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। बढ़े आगे। तो मुझे ये बात पता है, अगर हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, a of xi which is equal to the lambda I into xi। यही पॉसिबिलिटी है, a of xi which is equal to the lambda I into xi, जस्ट बिकॉज ऑफ lambda 1 के लिए x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो lambda 1 है, x2 के कोरस्पॉन्डिंग lambda 2 है, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, n के कोरस्पॉन्डिंग n है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ फॉर ऑल i which is equal to the 1 to n which is equal to the 1 to n, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक P डिफाइन करूँ, जो मैंने यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा है, x1 पहला कॉलम, x2 दूसरा कॉलम, x3 तीसरा कॉलम, अप टू सो ऑन xn जो है वो मेरा चौथा मतलब xn कॉलम मुझे यहाँ पर मिला। तो अगर मैं यहाँ पर a को p के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, a x1 a x2 a x3 अप टू सो ऑन, ये पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे होंगे, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊँ कि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं ax1 ax2 अप टू सॉन axn, अब हमें ये बात पता है कि मैं इस पॉइंट को किस तरीके से लिख पाऊंगा। ax1 का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पर लैम्डा 1 x1, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 1 इंटू x1, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू x2, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 3 इंटू x3 अप टू सॉन, ये हो जाएगा लैम्डा n इंटू xn का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। लैम्डा n इंटू xn का पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब मैं इस पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हो x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn मैंने यहाँ पर लिखा, और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊँ, दैट इज लैम्डा 1 0 0 0 अप टू सो ऑन 0, दैट इज 0 लैम्डा 2 0 0 0 अप टू सो ऑन 0, दैट इज 0 लैम्डा 0, यहाँ से हो जाएगा लैम्डा 3 अप टू सो ऑन 0 एंड 0 अप टू सो ऑन। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा n का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई है, ये मेरी p मैट्रिक्स हो गई है। इसका मतलब हमने इस पॉइंट को यहाँ पर किस तरीके से लिख दिया है, दैट इज ए पी विच इज इक्वल टू द p, d की टर्म मुझे यहाँ पर आ चुकी है। इसका मतलब d फॉर डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ p इनवर्स a p विच इज इक्वल टू द d विच इज इक्वल टू द डी। सर ये तो सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। इसका मतलब सर हम ये बात बोल सकते हैं ये जो ए है ये सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब जो ए है वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स अवेलेबल है। इसका मतलब डायगोनालाइजेबिलिटी क्या है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स को अगर हम किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर बता पाते हैं तो इसका मतलब ए क्या हो जाता है, मेरे पास डायगोनालाइजेबल हो जाता है, उसकी डायगोनालाइजेबिलिटी ऑन हो जाती है। इस पेज से हमें एक और बात पता चली है कि अगर ए के पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब वो जो ए है हमारा
डायगनल मैट्रिक्स है, मतलब उसकी डायगनाइजेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ए इज डायगनाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। आप लोगों का ये पहला रिजल्ट यहाँ पर आता है। क्लियर है। सिमिलरली हमारा दूसरा रिजल्ट आप लोगों के साथ यहाँ पर है। अब ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज सेड टू बी डायगनाइजेबल ओवर द फील्ड एफ इफ ए इज सिमिलर टू द एनी डायगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज सिमिलर टू द एनी डायगोनल मैट्रिक्स। ये आज का हमारा दूसरा रिजल्ट है। एक मैंने आप लोगों को ऑरली बोला और ये दूसरा रिजल्ट है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट यहाँ पर क्या बोलता है, नेसेसरली कंडीशन हमारे पास क्या है कि कोई भी ए मैट्रिक्स को हम डायगोनाइजेबल कब बोलते हैं, जब उसके जो आइगन वैल्यूज हैं मस्ट बिलोंग्स टू द सेम फील्ड। उसके आइगन वैल्यूज जो हैं वो सेम फील्ड में बिलोंग करने चाहिए। अगर फील्ड अलग हो जाती है आइगन वैल्यूज की तो वो जो ए है हमारा डायगोनाइजेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये एग्जाम्पल आप लोगों के साथ आ चुके हैं। अगर मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरे पास ये वाली है। अब अगर मैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वन को इक्वल टू 0 करता हूँ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मेरे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस आयोटा की टर्म आती है। प्लस माइनस आयोटा का सिनेरियो हमें यहाँ पर मिलता है, जो मेरे पास जो आयोटा है वो तो इस फील्ड का नहीं है क्योंकि इसकी रियल फील्ड है। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर इंटीजर्स हैं बेसिकली, अगर मैं इसको बोलूँ तो। वैसे अगर मैं इसको रियल भी ले लेता हूँ तो भी ये जो इमेजिनरी नंबर है वो रियल के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी डायगोनाइजेबल नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस मैट्रिक्स का यहाँ पर बात करूँ तो इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पर, अच्छा एक और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं एक और। अब ये देखो यहाँ पर आप लोगों ने इसको 1, इसको 2, इसको 3 मार्क करो। इधर से भी आप इसको 1, 2 और 3 मार्क करो 1 मिनट के लिए। जो हमारा 1 नंबर है वो कहाँ जाके रुका है, 1 के ऊपर जो मैप हो रहा है वो 2 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। अब 2 जो है वो किधर आ रहा है, तीसरे नंबर पे रुका आके तीसरे पे आ रहा है। 3 कहाँ रुका है हमारे पास, 1 पे। तो इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पर ये परमुटेशन के तौर पे लिख पा रहे हैं, सिग्मा परमुटेशन के तौर पे लिख पा रहे हैं, तो हमारी ये वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये किस लेंथ की है सर, ये 3 लेंथ की है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे ए की, वो क्या होगी मेरे पास, x की पावर 3 -1। जितनी वैल्यू होगी वो आपको x की पावर 3 मैंने यहाँ पर आपको लिखनी है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी x की पावर 3। ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा की वैल्यू आ रही है। ये भी हमारे पास डायगोनाइजेबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। बहुत ही प्यारा पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट इज द t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड v इज द डायमेंशन n। t इज डायगोनाइजेबल। अब मुझे पता है मैट्रिक्स को t में और t को मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, तो वो मेरे पास डायगोनाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट बेसिस कंटेनिंग आइगन वेक्टर। अगर बेसिस आइगन वेक्टर को कंटेन करता है तो हमारे पास डायगोनाइजेबल है। क्लियर है पॉइंट। ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर a डायगोनाइजेबल है तो उसकी रैंक ऑफ a विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज के इक्वल है। जो हमारी अगर वो डायगोनाइजेबल है तो भाई इसकी जो रैंक ऑफ ए होगी वो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू के इक्वल होगी। जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी और अगर उतनी उसकी रैंक हो जाती है तो ए डायगोनाइजेबल है, वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर है कि अगर a मेरे पास डायगोनाइजेबल है देन द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a स्प्लिट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। अगर हम किसी भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लाइक दिस, मैंने यहाँ पर किसी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा किसी मैट्रिक्स a का लाइक दिस, दैट इज x-1 और x-2 की लीनियर फैक्टर में हम उसको लिख पा रहे हैं लाइक दिस हम उसको लिख पा रहे हैं, तो a मेरा डायगोनाइजेबल है। ए हमारा डायगोनाइजेबल है, बट कन्वर्सली नॉट ट्रू। ऐसा कन्वर्सली ट्रू नहीं है कि अगर कोई लीनियर फैक्टर में लिखा जा रहा तो वो डायगोनाइजेबल होगा ही, लेकिन हाँ अगर वो डायगोनाइजेबल है तो उसको हम लीनियर फैक्टर में लिख पा रहे। नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर ए डायगोनाइजेबल है तो ए की पावर के भी डायगोनाइजेबल होगी और ये जो के होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये रिजल्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, इसलिए मैं इसको फटाफट आप लोगों के साथ डिलीवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों के पास, पिछले पेज पे चेक करूं एक बार, 7 हो गए थे।
नेक्स्ट, अगर ए मेरे पास डायगोनालाइजेबल है तो इसका मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लैम्डा आई इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लैम्डा आई। अगर मेरे पास ए डायगोनालाइजेबल है तो मेरे बड़े भाई जो हमारी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी है वो मेरे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगी। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज द here is the last point for the diagonalizability। अगर a diagonalizable है over the field f तो जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। अगर कोई a डायगोनालाइजेबल है तो इसका मतलब वो उसके प्रोडक्ट के लीनियर फैक्टर में हमारे पास ये लिखा जाए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कर देना। तो जी हमारा यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। लीनियर अलजेब्रा क्रैश कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का जैम 2023 के लिए लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के ऊपर डिस्कशन करा। वेक्टर स्पेस एंड इट्स सबस्पेस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर करा था। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का टॉपिक पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर नेक्स्ट जो चैप्टर था हमारा डायगोनालाइजेबिलिटी, ये पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को PWIIT जैम CSIR नेट के इस यूट्यूब चैनल पर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सभी कंसेप्ट को डिलीवर कर दिया है। और आज हमारा लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कोर्स आप सभी के साथ क्रैश कोर्स के तौर पे IIT जैम मैथमेटिक्स 2023 के लिए PW के यूट्यूब चैनल PWIIT जैम CSIR नेट पर अवेलेबल है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा और जल्दी से आप लोग मेहनत करें। जल्दी से क्यों, मेहनत तो कर ही रही हैं, बस आप लोगों का अब पेपर अच्छे से निकल जाए, यही मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।